Hello students, welcome back to our chapter 1 of class 11, that is nature and purpose of business. So in the last class we studied till comparison of business, occupation and profession. Further we will be studying today with classification of business activity. Business activity को कितने भाग में बांटा गया है वो हम पढ़ेंगे. तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम से आप देख सकते हैं बिजनेस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेनली इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो इसके मेन दो पार्ट हैं, वो मेन जो पार्ट्स हैं वो दो हैं. पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स. देन फर्दर इंडस्ट्री इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. And then primary is divided into two, extractive and genetic, and secondary is divided into two, manufacturing and construction. Then manufacturing is further divided into four parts: analytical, synthetical, processing and assembling. On the other hand, commerce is divided into two categories: trade and auxiliaries of trade. ट्रेड में भी फिर दो कैटेगरी में सब डिवीजन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में हमारा आएगा होलसेल एंड रिटेल, एक्सटर्नल में आएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में आएगा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग. सो दीज क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है आगे हम फर्दर इसको और अच्छे से जानेंगे ये होता क्या है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो बिजनेस का दो मेन पार्ट है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री को उद्योग, और कॉमर्स को क्या बोलते हैं? वाणिज्य. इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी. Industry refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful product. इंडस्ट्री उस आर्थिक क्रिया को बोलते हैं जिसमें जो हमारे कच्चे प्रोडक्ट हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट में, एक यूजफुल प्रोडक्ट में. सो इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है? प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले हम पढ़ेंगे द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व. इंडस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड इन्वॉल्व होती है? एक मशीन से रिलेटेड और तकनीक मतलब जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड दोनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके वो इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म होती है. ठीक है, दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. इनमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? वस्तुओं को उत्पादन, इनके प्रोडक्शन, उनको निकालने के लिए तथा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित. मतलब कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आएंगी? प्रोड्यूसिंग, चीज़ों को बनाना, उनको प्रोसेस करना. एक प्रोसेस मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, फिर तीसरे स्टेज में जाना. अब एक प्रोडक्ट बनता है तो एक बार में नहीं बनता है, पहले रॉ मटेरियल आता है, उसको रिफ़ाइन करते, फिर और रिफ़ाइन करते, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है. वो सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम प्रोसेसिंग बोलेंगे. एंड प्रोड्यूसिंग इज़ मेकिंग अ गुड आउट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल से हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको प्रोड्यूसिंग बोलते हैं. ठीक है, चीज़ों की प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग, और जानवरों के, एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड रेजिंग उनका पालन करना और उनका प्रजनन करना. प्रजनन मतलब, ब्रीडिंग मतलब और उस जैसे और अच्छे जानवर वो पैदा करवाना, रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन group of firms producing similar or related goods. For example, cotton textile industry refers to all manufacturing unit producing textile goods from cotton. ठीक है, इंडस्ट्री उसको ही बोलते हैं जहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे बिजनेस यूनिट एक ही स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में है. जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय का जो जरिया है वो एक ही है. ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो हैं, वो एक समान तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं या एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सब एक इंडस्ट्री कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन. कॉटन इंडस्ट्री में वो सारे गुड्स आएंगे, जैसे अगर कॉटन की कपड़े बन रहे, टी शर्ट बन रहे हैं, लोअर्स बन रहे हैं,
सूट्स बन रहे हैं, तो वो सारे एक ही इंडस्ट्री में आएंगे। भले ही अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन बन रहे कॉटन से है तो वो कॉटन इंडस्ट्री में आएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सो ऑन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लैपटॉप है, मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये आएंगे एक ही इंडस्ट्री में। कौन सी इंडस्ट्री में? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये इंडस्ट्री में फिर हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। इसमें वो सब एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं। प्राकृतिक रिसोर्सेज या संसाधनों को भी, संसाधन जो होते हैं का खनन या उत्पादन होता है, उनका प्रोडक्शन होता है या उनकी प्रोसेसिंग होती है। जितने भी प्राकृतिक, वो बीट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे जानवर, इन सब की प्रोडक्शन और इनकी प्रोसेसिंग होती है प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, प्राइमरी में हम पहला पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, इसमें इस इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो प्राकृतिक सूत्रों से निकाली जाती हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स के थ्रू मिलती हैं हमें, उसको एक्सट्रैक्टिव, वो सारे एक्टिविटीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कच्चे माल की सप्लाई होती है जो पहले लैंड से मिलती है। ठीक है, कच्चे माल की सप्लाई होती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है जो लैंड से मिलती है, जो ज़मीन से मिलती है। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्री आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Important extractive industries include farming, mining, lumbering, hunting and fishing operation। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल जाते हैं। ठीक है, यूज़ होते हैं। जो भी इस इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट जो हम निकलते प्राकृतिक स्रोतों से, वो दूसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल, ऐसे कच्चे प्रोडक्ट यूज़ हुए जाते हैं। ठीक है, और उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है? फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन। एग्जांपल लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो पेड़ों को काटना हो गया, फिशिंग हो गई, पेड़ों को काटेंगे। वो जब हम मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो जो पेड़ काटेंगे वो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। इसका फिनिश प्रोडक्ट है लेकिन उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, माइनिंग, कोयले की खदान, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी में हम एक्सट्रैक्टिव के बाद है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री रिमेन एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक में क्या है? पशुओं का प्रजनन और पालन करते हैं ताकि उनका यूज़ आगे डिफरेंट पर्पस के लिए हो सके। ठीक है, डिफरेंट काम के लिए हो सके। सेकेंडरी जेनेटिक इंडस्ट्री में जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, प्राइमरी इंडस्ट्री में ये भी आता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन होता है इसमें फॉर देयर फर्दर यूज़। ठीक है, रिप्रोडक्शन for the breeding of plants, the seeds and nursery companies are typical example of genetic industries. In addition, activities of cattle breeding farms, poultry farms and fish hatchery come under the class of genetic industry। इसमें एग्जाम्पल हम देंगे क्या? नर्सरी आप देखते हैं जहाँ पे फूल ढेर सारे मिलते हैं, उनके सीड्स के थ्रू उनके सीड्स बेचते हैं, और प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, और अच्छे फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर नर्सरी में आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ब्रीडिंग होती है इस वजह से, और वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। उसके अलावा कौन सा आएगा? पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मुर्गियाँ रखाती हैं, वो सब भी जेनेटिक। कैटल ब्रीडिंग फार्म, जहाँ पे गाय वगैरह पाली जाती है, फार्म्स जो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे फिश की वो जो होती है हैचरी होती है वहाँ पे। ये सब हमारा एग्जाम्पल है किसका? जेनेटिक इंडस्ट्री का। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। दे आर
industries, these are concerned with using the material which have already been extracted at the primary stage. ठीक, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये और ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये वो वाली इंडस्ट्री है जिसमें हमने अभी फर्स्ट स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में जो माल निकाले, रॉ मटेरियल निकाला, वो एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है और उनके ज़रिए हम क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन होता है, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। जो वो पिछली इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, पिछली इंडस्ट्री का मटेरियल है, वो यहाँ पर रॉ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करने में या तो हम फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे या तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दूसरी इंडस्ट्री में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये होता है। मोस्टली यहाँ पे फाइनल कंज्यूमेबल गुड्स मिलते हैं जो बन के तैयार होकर सीधे कंज्यूमर के पास जाते हैं, ठीक है। कच्चा लोहा एग्जाम्पल हम क्या देंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल द माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. Secondary industry may be further divided as follows: manufacturing industry, these industries are engaged. ठीक है, तो जो जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जो तेल निकालना हुआ, ज़मीन से तेल निकालते हैं, सॉरी आयरन ओर जो निकलता है, लोहा, जो कच्चा लोहा निकलता है, वो प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी इंडस्ट्री का स्टेज है, प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। लेकिन उस लोहे से स्टील का बनना, स्टील का निर्माण, स्टील का प्रोडक्शन, स्टील का कंस्ट्रक्शन, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वन जस्ट इनटू टू कैटेगरीज। वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, these industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating form utilities. सिंपल सा है इसका, जो भी कच्चा माल हमें फर्स्ट स्टेज से, प्राइमरी स्टेज से बन मिलता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं और प्रोसेसिंग से हम उससे उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो किसका काम है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है, ठीक। ये एक स्टेज है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसा कि नाम से इसका मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस करना। तो कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाने को क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर करना, या हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। दे टर्न आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूम थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्टली फिनिश मटेरियल्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, ठीक है। जो हम कंज्यूम करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बन के आता है, रॉ मटेरियल को वो यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। पहला है हमारा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। कौन कौन सा? एनालिटिकल इंडस्ट्री, देन सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक। एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइजेज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल्स एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, ये जो एक प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट तत्व, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन, उनके उत्पादों का रूप देते हैं, उनके डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। ये एक मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट निकालता है, अलग सेपरेट्स एंड एनालाइजेस डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट निकालते हैं एक प्रोडक्ट से। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल एक साथ हमारा निकलता है तो उसमें से अलग होता है केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एक ही प्रोडक्ट से कई सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। ऑयल रिफाइनरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड है हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। ये उद्योग, ये क्या है, एकत्रित करके अलग अलग विभिन्न डिफरेंट कंबाइंस डिफरेंट अलग अलग जो उत्पाद हैं, अलग अलग विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का रूप देते हैं। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को लेके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग फार्मूला लेके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री।
नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। इसमें कई सारे प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया, एक स्टेज, सेकंड, कई सारे स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज हुआ, थर्ड स्टेज हुआ, फोर्थ स्टेज, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्टेज हो। डिफरेंट स्टेजेस से प्रोडक्ट गुजरता है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। उस उपयोगी प्रोडक्ट पाने के लिए कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट को, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लास्ट कैटेगरी है असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि नाम से ही असेंबल मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि कंप्यूटर और टेलीविज़न असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो असेंबलिंग हो गया। वो इसका एग्जांपल क्या है, टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर है, उसका सीपीयू कहीं और से असेंबल करते हैं। अगर हम असेंबलिंग कराते हैं, सीपीयू कहीं और से, डेस्कटॉप अगर कर रहे हैं, सीपीयू कहीं और से लेंगे, मॉनिटर कहीं और से लेंगे, अदर डिवाइसेस, माउस कहीं और से लेंगे, तो वो सब मिल के फिर पूरा कंप्यूटर बनता है। तो उसको बोलते हैं असेंबल। अलग अलग चीज़ें दूसरी जगह से ले के मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड सब कैटेगरी क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती है, जो हम देखते हैं बिल्डिंग बनती है, डैम्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है और उससे क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, डैम्स बनते हैं, रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, ब्रिजेस बनती हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आता है। नाउ इंजीनियरिंग जो होती है और आर्किटेक्चरल स्किल, बनाने की स्किल और इंजीनियरिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री की थर्ड कैटेगरी है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। ये टर्शरी इंडस्ट्री, प्राइमरी जो हमने अभी जो दो इंडस्ट्री पढ़ी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, इसको मदद देती है ये। और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारा ट्रेड हो, ट्रेड मतलब व्यापार, जिसमें हमारा व्यापार हो, उससे रिलेटेड इसमें एक्टिविटीज़ होती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी। सर्विस फैसिलिटी हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, पार्ट 1 में। सर्विस इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स नहीं, सेवाएं। जो सेवाएं मिलती है, जिसका हमें लाभ मिलता है, वो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो हमारी सारी सर्विसेज होती हैं। तो टर्शरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर सेवाओं की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। एज बिजनेस एक्टिविटीज़ दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे असिस्ट ट्रेड। ट्रेड की जो ऑक्सिलरीज हैं उसमें ये ट्रेड को, व्यापार को असिस्ट करती, गाइड करती है। उद्योग व्यापार की जो है उसकी सहायता करते हैं, ठीक है, सहायक अंग समझते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये सब आप देखेंगे, ये सारे प्रोडक्ट नहीं है, ये सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, वेयर हाउसिंग हो, कम्युनिकेशन है, पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ये सब दिखती नहीं हमें लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। तो इसमें दो टाइप के एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। चीज़ों को खरीदना और बेचना क्या कहेंगे हम, ट्रेड, व्यापार, ठीक है। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ ट्रेड। लेकिन इस ऐसी भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो सहायक होती हैं इन व्यापार की विभिन्न सेवाओं, जो सेवाएं हैं उनको फैसिलिटेट, उनको और मजबूती से बढ़ाने के लिए, उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हम क्या कहेंगे, जो हेल्पफुल होती हैं, जो ट्रेड को और मजबूत करती है, उसकी सहायक।
तो वो हो जाएगी हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड जो हम ये ऊपर पढ़े एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, ये सब हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ठीक है। कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये एक ब्रिज है, किसके बीच का? कॉमर्स एक ब्रिज का काम करता है, किसके किसके बीच का? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो चीज़, जो वस्तु को बनाता है और जो वस्तु को खरीदता है, जो प्रोडक्ट्स को बनाता है और जो प्रोडक्ट को खरीदता है, इनके बीच में क्या है? लिंक है कॉमर्स, ठीक। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हर वो एक्टिविटी कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स या सर्विसेज पहुंचाने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दस ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। तो जो भी एक्टिविटी, जो भी बैरियर, जो भी रुकावट आ रही है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, प्रोडक्ट जो बनता है वहाँ से लेके प्रोडक्ट बिकने के बीच में जो भी दिक्कतें, जो भी बैरियर्स आते हैं, उसको एलिमिनेट, उसको हटाने का काम क्या करता है? कौन करता है? कॉमर्स, ठीक है। द हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा। हिंड्रेंस दिक्कतें किसी भी प्रकार की होती हैं, कोई आदमी की वजह से, कोई समय की वजह से, सामान की वजह से, रिस्क हो सकता है उसके, या फिर पैसे की वजह से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रुकावट। द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव बाय ट्रेड, देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो हमारा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, व्यक्ति का जो रुकावट है, वो किससे रिमूव होता है? ट्रेड से। ट्रेड यानी व्यापार से। देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, और इसी के साथ क्या होता है? जो कंज्यूमर है, जो हमारा ग्राहक है, उसके पास गुड्स अवेलेबल होता है, कहाँ से? कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है उससे हमें ग्राहक तक पहुंचाने का काम क्या, कौन करता है? कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट ऑफ सेल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा हिंड्रेंस, कौन सी रुकावट दूर करता है? प्लेस की, जगह की, ठीक। कैसे? ट्रांसपोर्ट्स की मदद से हम जहाँ पे चीज़ बनी वहाँ से लेके जहाँ पे चीज़ बिकेगी वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेस। हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन कौन रिमूव कर रहा था? हमारा ट्रेड। हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेस कौन रिमूव कर रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स और गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्टोरेज और वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करता है? इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ कौन सी रुकावट दूर करता है? समय की रुकावट दूर करता है। कैसे? गोदाम में हम क्या करते हैं? चीज़ें स्टोर करके रखते हैं जब तक कि वो बिकती नहीं है ना। इट फैसिलिटेट होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत होती है उस टाइम तक वो चीज़ें कहाँ स्टोर रहेंगी? हमारी गोदाम में। तो वो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग क्या रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की रुकावट को दूर करता है। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्री रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट हमारा है, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट में जा रहा है प्रोडक्ट, वो, और जो हमारे गोदाम में स्टोर है, जो हमारे वेयर हाउस में स्टोर है, वो सब में रिस्क होता है कि नहीं? हाँ होता है, जाहिर सी बात है। उसमें आग लगने का या फिर लॉस ऑफ डैमेज, लॉस ऑफ चोरी होने का डर रहता है, या कोई भी एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ये तीन जो रिस्क है, चोरी होना, फायर या फिर थेफ्ट, इन तीन को रिस्क प्रोवाइड, इस हिंड्रेंस को, इस रिस्क को कौन मैनेज करता है? इंश्योरेंस। अगर इंश्योर करेंगे उस रिस्क का इंश्योर करेंगे तो वो गुड्स के इंश्योरेंस के टाइम पे वो हमें जो भी हमारी जो रिस्क है वो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज़ इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। कैपिटल हर चीज़ में, हमें ट्रांसपोर्ट में भी, प्रोडक्ट बनाने में भी कैपिटल यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी होगा पैसा यूज़,
स्टोरेज के लिए भी होगा, इंश्योरेंस के लिए भी होगा। इन सब के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस से। पैसा हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग makes it possible for producers and traders to inform consumers about the goods and services available in the market. एडवर्टाइजिंग क्या करता है? जैसे टीवी में हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, प्रचार देखते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है? अच्छा, ये चीज़ इसके पास हमें मिल सकती है, ठीक है। तो वो ये कंज्यूमर के दिमाग में ये चीज़ डालता है कि किसके पास कहाँ पे कितने रेट में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, कहाँ पे किस मार्केट में। Hence, commerce is said to consist of activities of removing the hindrances of person, place, time, risk, finance, and information in the process of exchange of goods and services. तो कॉमर्स को हम क्या कह सकते हैं? उस कॉमर्स में वो सारी क्रियाएं इन्वॉल्व है, सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जिसमें हमें जो भी रुकावट है, समय की रुकावट, जगह की रुकावट, किसी पर्सन की रुकावट, किसी आदमी की रुकावट, किसी रिस्क की रुकावट, किसी फाइनेंस की, किसी पैसे से रिलेटेड रुकावट, या फिर किसी इंफॉर्मेशन की रुकावट, वो एलिमिनेट करता है कॉमर्स, और एक्टिविटीज़ रिमूव करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ। जब गुड्स एक्सचेंज होते हैं, न सिर्फ कॉमर्स की मदद से गुड्स एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू सेलर, बट ऑल्सो जो हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन एक्सेट्रा, ये सब हिंड्रेंसेस को एलिमिनेट भी करता है कॉमर्स, ठीक है। सो फर्दर, एज वी स्टडीड अर्लियर, फ्रॉम कॉमर्स इज सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड, व्यापार। ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रिफर्स टू सेल और ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड, जब किसी को चीज़ देना पैसे के बदले, या एक्सचेंज करना, या ट्रांसफ़र करना, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो हमारा ट्रेड होगा। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट, बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, वो ट्रेड की मदद से किसके पास अवेलेबल होते हैं? ग्राहक के पास, ठीक है, ग्राहक के पास पहुंचते हैं। These days goods are produced on a large scale and it is difficult for producers to themselves reach individual buyers for their products. अभी क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो बहुत लार्ज स्केल में बनती हैं, है ना। तो क्या प्रोड्यूसर, क्या जो उत्पादक है, उसके लिए पॉसिबल है कि वो खुद जाके कंज्यूमर तक पहुंचाए? नहीं है, ठीक। तो बिजनेसमैन है इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एज मिडिल मैन टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। तो मिडिल मैन इसके लिए डिसाइड होता है, बीच का आदमी डिसाइड होता है, जो इधर भी कंज्यूमर से भी उसका कांटेक्ट होता है और बिजनेसमैन से भी कांटेक्ट होता है। तो वो किसमें, वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है कि चीज़ों को इससे लेके वन पार्टी से लेके दूसरी पार्टी तक हमें पहुंचाना है, तो उसको मिडिल मैन बोलते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मिडिल मैन ही करते हैं मोस्टली, तो अगर ट्रेड नहीं है, छोटे बिजनेस में क्या है कि बिजनेसमैन खुद करता है, जो प्रोड्यूसर है वो खुद करता है, लेकिन बड़े बिजनेस में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ट्रेड के बिना इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू मेक गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। कोई भी प्रोडक्ट बड़े स्केल पे नहीं बना सकेंगे बिना ट्रेड के, ठीक। ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ट्रेड दो तरह के, दो प्रकार में बढ़ सकते हैं। कौन कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर का, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, ठीक है। इंटरनल और होम ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोलते हैं। वो कंट्री के अंदर एक बाउंड्रीज डिसाइड होती है, जोग्राफिकल मतलब लोकेशन वाइज बाउंड्रीज डिसाइड होती है, उसी लिमिटेड बाउंड्री में, उसी लिमिटेड एरिया में ट्रेड करते हैं, तो क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। दिस में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड। होलसेल दुकानें आपको पता ही होगी। जो इंटरनल ट्रेड है फर्दर किस दो पार्ट में डिवाइड है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल दुकानें आपको पता है जहाँ पे गुड्स बड़े अमाउंट में मिलते हैं और थोड़े कम प्राइसेस में मिलते हैं, है ना, तो वो होलसेल ट्रेड है। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ इट इज़ रिफर्ड टू एज रिटेल ट्रेड। जब एक दो सामान के लिए या 5-6 सामान के लिए कम क्वांटिटी में चीज़ें जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलेंगे? रिटेल ट्रेड,
ठीक। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन ऑपरेटिंग इन टू और मोर। जब कंट्री के अंदर होता है वो इंटरनल ट्रेड, कंट्री के बाहर चला गया, दो कंट्री या उससे ज़्यादा कंट्री में ट्रेड हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस एंटिटी के बीच में, फॉर्म्स के बीच में, या फिर किसी दो इंडिविजुअल के बीच में, दो कंट्री या दो कंट्री से ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। कंट्री के बाहर सिंपल है, कंट्री के बाहर जैसे ही वो एक्सटर्नल हो गए, कंट्री के अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल या होम ट्रेड कहेंगे। इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। जब दूसरी कंट्री से हम गुड्स खरीद ले रहे हैं तो वो इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। इफ़ द गुड्स दे आर सोल्ड टू अदर कंट्री इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम किसी को बेच रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। इम्पोर्ट मतलब खरीद रहे हैं दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं। ठीक है। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज इंट्रीपोर्ट ट्रेड। जब गुड्स किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके और किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करें, किसी और कंट्री से ख़रीद के, मान लीजिए किसी कंट्री में हमें सस्ता मिल रहा है, उस कंट्री से ख़रीद के और कहीं पे हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसी गुड्स का दूसरी कंट्री में, उस दूसरी कंट्री में बेच के, तो वो कर रहे हैं, तो वो हमारा इंट्रीपोर्ट ट्रेड हो गया, एक कंट्री से ख़रीद के दूसरी कंट्री में बेचने को। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इसको ब्रीफली समझते हैं। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हम टर्शरी में भी समझ चुके हैं, तो इसको हम ब्रीफली समझेंगे। एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, कौन सी? वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी जो ट्रेड को सहायक के रूप में, इट प्रोवाइड सपोर्ट, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो सब ऑक्सिलरीज में होंगे। जैसे कि हम कौन कौन से पढ़े थे? ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, एंड देन जो भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, अभी हम हिंड्रेंस, जो भी रुकावट थी उसको दूर करा था, वो सारी वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, वो सारी हमारी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हो गई। ठीक है। तो इसमें सारी सपोर्टिव रोल होता, इसका सपोर्टिव रोल होता है, मेन ट्रेड से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन इनके बिना ट्रेड नहीं हो सकता, तो उनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज़ नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री, भी एक तरह की अपनी इंडस्ट्री भी है। इट नॉट ओनली सपोर्ट, सहायक ही नहीं है बल्कि इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री एंड हैज़ द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी। हाउएवर एक अलग बिजनेस एंटिटी ही होती है। जैसे इंश्योरेंस की आप देखेंगे, पॉलिसी बाज़ार है, पैसा बाज़ार है, LIC, ये इंश्योरेंस की कंपनी एक अलग एंटिटी ही है। ठीक। वैसे ही स्टोरेज के लिए हमारे अलग अलग कंपनी है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, दीज आर अलग अलग बिजनेस एंटिटी है जो सिर्फ इसी ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में वो उनका बिजनेस ही होता है उनका। ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेज, अभी हमने पढ़ा, जो टाइम हिंड्रेंस, पर्सन हिंड्रेंस, रिस्क हिंड्रेंस, इनको एलिमिनेट करती है ये सारी एक्टिविटीज़, जिसको बोलते हैं क्या? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चीज़ों के उत्पादन और उनको डिस्ट्रीब्यूशन में के कनेक्शन में जितने भी हिंड्रेंसेज आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, उसको ये एक्टिविटीज़ दूर करती हैं। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर इंस्टेंस, टी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, शुगर इन UP, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड सो ऑन, बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो होता है, देखिए यूजुअली क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ें हर जगह बनती हैं, कई चीज़ें एक जगह बनती हैं, एक छोर पे इंडस्ट्री, एक छोर कंट्री के एक छोर पे बनती है, लेकिन उसकी ज़रूरत किसी और जगह पे होती है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे बन रही है वहीं के लोग यूज़ करेंगे, नहीं। अगर जैसे UP में शुगर बन रही है तो शुगर का कंजम्पशन तो पूरे इंडिया में है ना, तो जो एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ों को पहुंचाने में क्या मदद करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन द प्रोडक्ट्स आर बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन, आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह में उनका उनकी बिक्री होती है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा कौन सा हिंड्रेंस दूर करता है? हमने अभी पढ़ा था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है।
द ऑब्स्टिकल, यहाँ पे द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्टिविटी बिना पैसे के चल सकती है? नहीं चल सकती है, क्योंकि उसकी डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे नीड है, हर दिन के खर्चे हैं, और चीज़ों, एसेट्स, जो एसेट्स हमारे होते हैं उनको उनको एक्वायर, उनको लेना, वो सारी चीज़ें बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब पैसे के ज़रिए ही हो सकती है। तो बिना बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक से प्रॉपर अमाउंट में जितने भी फंड, उसके फंड की नीड है, वो बैंक से विड्रॉ करता है। ठीक है, दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो बैंकिंग की मदद से जो भी पैसे से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं वो एलिमिनेट होती है। ठीक, तो ये हिंड्रेंस, कौन सा हिंड्रेंस दूर करा, हमारा फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ मनी। ठीक, नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा कौन सा हिंड्रेंस दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। कई सारे रिस्क जो है इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं, जैसे कि चोरी हो गई, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, फायर, आग से जल गए प्रोडक्ट, तो उस इंश्योरेंस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, और वो चीज़ हमें दोबारा, वो चीज़ तो नहीं मिल सकती लेकिन उसका पैसा हमें प्रोवाइड हो सकता है अगर हम उस चीज़ का इंश्योरेंस कराएं, उस हमारे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराएं। तो इस इट रिमूव द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, जैसे गोदाम होता है। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमिडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही चीज़ें बनी तो उसकी कंज्यूम, उसको हम कंज्यूम तुरंत नहीं करते, जो भी ग्राहक है उसको तुरंत यूज़ नहीं करता है, वो कुछ दिन उसको कुछ दिन स्टोर कर किया रहना पड़ता है, तभी जाके फिर उसके बाद वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, अगर हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं रखने के लिए, तो क्या चीज़, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ख़राब होगा। बारिश है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब वेदर के चलते वो ख़राब हो सकता है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो होता है वो कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग। जो भी जगह की दिक्कत होती है वो किससे दूर होती है, वेयर हाउसिंग से। जब तक प्रोडक्ट बना और बनने के बाद कंजम्पशन के बीच का जो समय होता है, वो जो समय होता है वो वेयर हाउस में चीज़ें स्टोर करके कटता है। ठीक है, जो गुड्स है वो वेयर हाउस में उतने टाइम तक स्टोर रहते हैं जब तक कि बिक ना जाए, बनने के बाद जब तक कि बिक ना जाए प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रोमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट के सेल के लिए, किसी भी जैसे प्रचार हम देखते हैं, अगर चीज़ें तो वैसे भी बिकती हैं, लेकिन मोर इफेक्टिव वे क्या है, एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कई सारे लोग देख सकते हैं। जैसे टीवी में प्रचार आ रहा है, तो जितने भी कंट्री में लोग हैं, ये उस समय में जितने लोग वो चैनल, वो प्रचार देख रहे होंगे, उन सबको एक टाइम पे उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, है ना। तो ये यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म के ज़रिए एडवर्टाइजिंग क्या करता है, प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट को वो करता है, प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। पर्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, सोप्स, जो FMCG होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, इनको ज़्यादातर इनका फोकस होता है एडवर्टाइजमेंट में। इनके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी हमारा एडवर्टीज़मेंट होता है। इन सब, ये सब मेन जो एडवर्टीज़मेंट का प्रोडक्ट होता है, ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, सोप्स, डिटर्जेंट। मोस्ट ऑफ दिस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड इन द मार्केट बाय न्यूमरस फर्म्स, बिग और स्मॉल। ये कई सारे बिजनेस एंटिटी, कई सारे फर्म्स जो हैं वो बिग, छोटे बड़े जो भी हैं फैक्ट्रीज़, वो सब बनाते हैं ये सब प्रोडक्ट ज़्यादातर। तो इसीलिए एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू हम बोल सकते हैं कंपटीशन की वजह से, इतने कंपटीशन है, उस वजह से भी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी है। इट इज़ practically impossible for producers and traders to contact each and every customer। एक कस्टमर तक पहुंचना प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पूरे अगर देखेंगे एक कंज्यूमर को अगर पहुंचना हो, तो 10 सेल्स प्रमोशन इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल, इट्स फीचर्स, प्राइस, जितने भी उसके प्राइस है, उसकी आवश्यकताएँ, उसकी इम्पोर्टेंस, और उनका जो कैसे उसको प्रमोट करना है। मस्ट रीच पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बायर, जो
उस पोटेंशियल बायर मतलब जो ने भी संभावित ग्राहक है, जो लेने के हम जो हमें लगता है कि वो ले सकते हैं, उन तक पहुंचने का काम किसका होता है? एडवर्टीज़मेंट का। वो सेल्स को प्रमोशन करते हैं, उसकी प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी के बारे में। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड इंक्लूडिंग कस्टमर्स टू बाय पर्टिकुलर आइटम। वो हेल्प क्या करते हैं? जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है गुड्स की, वो इन्फॉर्म करता है किसको? कंज्यूमर्स को, सो दैट दे कैन बाय द पर्टिकुलर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड, व्यवसाय के उद्देश्य। एन ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु जो होता है, कोई भी उद्देश्य हो, वो उद्देश्य होता है। ठीक है। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हम जैसे करते हैं, कुछ भी हमारा होता है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव, जैसे हम 10th में हैं, अभी 10th हमने एग्ज़ाम दिया पिछली बार, तो 10th में हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे था, जैसे ही 10th में हम आए तो हमारा ऑब्जेक्टिव मान लीजिए होगा 90%, 80%, 70%, सबका अलग अलग होता है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, आते साथ हमने वो अपना एक गोल बना लिया। ऑब्जेक्टिव को गोल भी कह सकते हैं। तो वैसे ही बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव which refer to all that the business people want to get in return for what they do। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्या पीपल जो करते हैं, जो हम करते हैं, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है? जब भी हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ उससे अब वो होती है, हमें कुछ ना कुछ पाने की आशा होती है। तो एक आशा भी बोल सकते हैं, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। अपने जो कार्य करते हैं व्यवसाय, उसके ज़रिए वो क्या उनको चाहिए रहता है उसके बदले में। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी बोल सकता है प्रॉफिट होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज़ कैरीड ऑन ओनली फॉर प्रॉफिट। लेकिन ये माना जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सिर्फ और सिर्फ उनका क्या? प्रॉफिट। बिजनेस पर्सन्स themselves प्रोक्लेम दैट their प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। जो व्यवसायी हैं वो खुद ही वो करते हैं, क्लेम करते हैं कि उनका जो प्राइमरी पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? चीज़ों को बनाना, चीज़ों वस्तुओं को बनाना या सप्लाई करना। उसके बदले में क्या होना चाहिए? उनका प्रॉफिट होना चाहिए। एवरी बिजनेस इज सेट टू बी एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल टू गेट मोर देन वॉट हैज़ बीन स्पेंड और इन्वेस्टेड ऑन। इन अदर वर्ड्स, टू अर्न प्रॉफिट विच इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक। जितनी भी हमारी लागत लगी, बिजनेस पर्सन का क्या मोटिव होता है? जितनी भी हमें लागत लगी एक सामान, एक वस्तु को प्रोड्यूस करने में, उससे ज़्यादा हमें उसको बेचने में मिलना चाहिए, है ना। अगर उतना ही मिलेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर उससे कम में बिकेगा तो उसका लॉस है, वो क्यों करेगा भाई? जब उससे ज़्यादा मिल रहा है तभी ना उसका फ़ायदा है। तो रेवेन्यू मतलब सेल, जो हमारी बिक्री हुई, रेवेन्यू शुड बी मोर देन द कॉस्ट। जितने भी खर्चे हुए उस चीज़ को बनाने में, उससे ज़्यादा हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। उसको बोलते हैं प्रॉफिट। However, it is widely accepted nowadays that business enterprises are part of society and need to have several objectives, including social responsibility to survive and prosper in the long run। लेकिन माना जाता है कि माना जाता है और समझा भी जाता है कि आजकल बिजनेस एंटरप्राइज जो हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो बिजनेस फैक्ट्रीज, जो एंटरप्राइज फॉर्म्स हैं, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। एंड नीड टू हैव सेवरल ऑब्जेक्ट। वो उनके एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि पैसे कमाने या प्रॉफिट वो करना है, बट अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सो दैट दे कैन वो रह सके लंबे रेस में रह सके। ऐसा ना हो कि 1 साल तक खूब पैसे कमाए, फिर उसके बाद 1 साल बाद बिजनेस ठप हो गया। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट, इन ऑर्डर टू स्टे इन द लॉन्ग रन, बड़ी रेस में रहने के लिए कई सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सो दैट दे इम्प्रेशन में फॉर्म गुड ऑन द पब्लिक, ऑन द सोसाइटी। ठीक है।
Although earning profit cannot be the only objective of business, its importance cannot be ignored. हालांकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव का सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन हाँ ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बिना बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना. सो ऑब्जेक्टिव वी कैन से इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन बिजनेस टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना. एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट हैज़ बीन इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इन द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हर बिजनेस क्या चाहता है कि जितना हमारी लागत लगी उससे ज़्यादा हमारी बिक्री में पैसा है, ठीक. हैंस जो हमारी रेवेन्यू मतलब सेल जो है हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारा खर्चा है, वो सेल जो है खर्चे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक. तभी ना हम आगे का बिजनेस कर पाएंगे, आगे की चीज़ें बना पाएंगे. प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीज़न. ये एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट फॉर वेरियस रीज़न. किस किस वजहों से वो हम पढ़ेंगे. इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी बिजनेस पर्सनस. ये सोर्स है इनकम का, सूत्र है जिससे पैसे कमाने का सूत्र है कई बिजनेस पर्सन के लिए, कई लोगों के लिए, कई व्यापारिक के लिए. इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस को और बड़ा करना है, फैलाना है. तो प्रॉफिट के ज़रिए हम जो प्रॉफिट होगा तभी ना बिजनेस को आगे फैला पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे. इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट आ रहा है तो यानी हमारा बिजनेस सही चल रहा है, बिजनेस इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. इफ़ वी आर अर्निंग एफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है तो यानी हमारा बिजनेस सही चल रहा है. ये एक इंडिकेशन शो करता है, ठीक है. देन इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज़ अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस. ये सोसाइटी का अप्रूवल भी लेना पड़ता है कि किसके लिए, यूटिलिटी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है. इट बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. जो बिजनेस की रेपुटेशन है, जो उसकी जो बिजनेस की जो हमारी प्रतिष्ठा है, व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाता है, ठीक है. However, too much emphasis on profit to the exclusion of other objective can be dangerous for good business. हालांकि यदि अगर व्यवसाय के प्रबंध केवल अगर लाभ से रिलेटेड हम देखते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, लाभ होना चाहिए, तो फिर इट कैन बी वेरी, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत लाभ. अगर सिर्फ और सिर्फ हम लाभ को देखते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रभावशाली वो नहीं रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्सेस्ड विथ प्रॉफिट बिजनेस मैनेजर्स में निगलेक्ट ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर्स. ऑब्सेस्ड विथ प्रॉफिट बिजनेस obsessed with profit business managers may neglect all other responsibilities towards customers, employees, investors and society at large. अगर सिर्फ और सिर्फ लाभ से हमारा जो मोटिव है सिर्फ और सिर्फ लाभ पे कंसर्न्ड है, तो हम और जो मैनेजर हैं वो क्या कर सकते हैं, बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके हैं, जो कस्टमर के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए है, वो निगलेक्ट हो सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मोटिव है वो लाभ होना अगर है तो. दे मे इवन बी इंक्लाइंड टू एक्सप्लॉयट वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू अर्न इमीडिएट प्रॉफिट. तुरंत लाभ पाने के लिए वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं सोसाइटी का. सोसाइटी में भी कई सारे कई सारे क्या है, धंधा चौपट होने के फलस्वरूप इकाई हो सकता है या फिर लाभ नहीं कमा पाता, तो शोषण, विभिन्न वर्गों, जो सोसाइटी के विभिन्न वर्ग हैं उसका शोषण कर सकते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
multiple objectives of business. Continuous increase in the profit of any enterprise is possibly only through performing useful services society. In fact, objectives are needed in every area that influence the survival and prosperity of business. हर जगह में हमें कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए. उद्देश्य नहीं है तो हम सही से काम नहीं हो पाता. तो इसीलिए दे प्रॉफिट आर नीडेड इन एवरी एरिया टू इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस. व्यवसाय के सर्वाइवल उसके सर्वाइवल और उसकी जो वृद्धि उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है. ठीक है. वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है. इनफैक्ट objectives are needed in every area where performance and results affect the survival and prosperity of business. Some of these areas are described below. अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है. मार्केट स्टैंडिंग रिफर्स टू पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर मतलब कि जब एक ही प्रोडक्ट बनाने वाले कई सारे एक ही प्रोडक्ट में डील करने वाले कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बिजनेस होते हैं, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं. ठीक. तो मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है पोजीशन जो इंटरप्राइज की. तो आपकी जो इंटरप्राइज है उसकी पोजीशन अपने कॉम्पिटिटर के सामने कैसी है उसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग. अ बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन. अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो प्रोडक्ट बदल सकता है ना. तो स्ट्रॉन्गर फुटिंग अगर हमें मजबूती से खड़े रहना है तो क्या करना होगा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस में बेचना है प्रोडक्ट. और उससे बड़ी चीज़ क्या है कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए उस प्रोडक्ट से. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ मस्ट. नेक्स्ट है इनोवेशन. Innovation is the introduction of new ideas or methods in the way something is done or made. Innovation मतलब नई नई चीज़ों नई नई आइडियाओं को या नए नए तरीक़ों को इस्तेमाल करना. ठीक है. हिंदी में क्या बोलेंगे नव परिवर्तित करना नए तरीक़ों में नए विचारों या समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनता लाने से है. प्रत्येक व्यवसाय नव परिवर्तन की दो विधियां हैं. दे आर टू वेज टू इन एवरी बिजनेस देयर आर टू वेज. दो तरीके होते हैं इनोवेशन के हर बिजनेस में. इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस जो उत्पाद अथवा सेवा में नई परिवर्तन होने चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस में. इनोवेशन इन द वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई देम. उनकी जो इनोवेशन किस में होने चाहिए स्किल्स जितने भी निपुणता है और सक्रियता है मतलब एक्टिविटीज़ वो परिवर्तन होना चाहिए उसमें. ठीक. नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन. बिना इनोवेशन के बिना नई चीज़ों को अडेप्ट किए बिना कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज आगे नहीं बढ़ सकता. ठीक है. देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव. पहला मार्केट स्टैंडिंग इनोवेशन देन प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स. इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू इंश्योर continuous survival and progress. Every enterprise must aim at greater productivity by the best use of available resources. जो हमारे पास ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हमें प्रोडक्शन अपना बनाना है और उसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट. आउटपुट मतलब जो हम बन रहा है, इनपुट मतलब जो हमारे पास आ रहा है बनाने के लिए. ठीक. इट इज़ प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट था और जो वैल्यू ऑफ इनपुट है उन दोनों को कंपेयर करने पर मिले. इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है हमारा बिजनेस. ठीक है.
ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। हर बिजनेस के लिए क्या दो ज़रूरी चीज़ें, एक तो हमारे पास एसेट्स होने चाहिए, फिक्स एसेट होने चाहिए। फिक्स एसेट जैसे कि मशीन जो चीज़ों को बनाएगी, ऑफिस होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे होने चाहिए, हमारे पास फंड होने चाहिए कि हम चीज़ों को बना सके और उसकी सप्लाई उसके कस्टमर तक पहुंचा सके, ठीक। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। बिजनेस एंटरप्राइज की जो एम होनी चाहिए वो किसके लिए होना, उस चीज़ इन रिसोर्सेज को एक्वायर करना, मतलब फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करना, उसको लेना और उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, एफिशिएंटली इस्तेमाल करना, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत हो उस ज़रूरत के हिसाब से उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना। अर्निंग प्रॉफिट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जैसा कि पढ़ा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट एनी बिजनेस कांट फंक्शन, कोई भी बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के, ठीक है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर टू कंडक्ट, एक एफिशिएंट, एक काबिल मैनेजर होना चाहिए जो कि चीज़ों जो प्रॉपर डिसीजन ले सके, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और उसको वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या कई सारे प्रोग्राम होने चाहिए, सो दैट मैनेजर परफॉर्मेंस में इंक्रीज, जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है वो बढ़े, ठीक है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर्स है परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, जो वर्कर है, जो लेबर है वहाँ पे डेली वेजेस वाले, वो डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी enterprise. Therefore, every enterprise must aim at improving its workers' performance. हर enterprise का वर्कर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ क्या वो बनाते गुड्स वही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, वो कैसा एक चीज़ को बनाने में कितना समय ले रहे हैं। तो उसको मोटिवेट करने के लिए भी कई सारे प्रोग्राम होने चाहिए, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। वो हमारा फाइनेंशियल वेज भी हो सकता है, पैसे के ज़रिए भी, और नॉन फाइनेंशियल वेज भी हो सकता है, जैसे कि कुछ बेनिफिट्स उनको मिल जाएं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए सो दैट वर्कर शुड गेट मोटिवेटेड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति भी इंटरप्राइज की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑफ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर। ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, सोसाइटी के नियमों के अंतर्गत हमें काम करना है। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हम बिज़नेस अपना कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। वी शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी, ठीक है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क ये हम स्टार्टिंग में पढ़े थे। रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं, किसी भी तरह के रिस्क हो सकते हैं ना। तो द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बिजनेस रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है, जोखिम। क्या होता है कि प्रॉपर जब प्रॉफिट नहीं मिले या हमारा लॉस हो रहा हो, किसी भी दुर्घटना की वजह से, किसी भी अनिश्चितताओं की वजह से या आकस्मिक घटनाओं की वजह से, तो वो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का बदला, तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या होगा? डिमांड घटेगा, बढ़ेगा? घटेगा। अगर जैसे कस्टमर को टेस्ट बदल गया, उसको अब वो चीज़ें नहीं पसंद, उससे अच्छी चीज़ आ गई मार्केट में, तो उसको वही पसंद आएगा, है ना। हम सबको अच्छी चीज़ पसंद है। इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दूसरे प्रोड्यूसर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा कंपटीशन मिलने पे, ठीक। डिक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन लेसर सेल, डिमांड कम होगी तो सेल हमारी कम होगी, है ना। चीज़ों की जो डिमांड होती है
ज़रूरत लोगों की नहीं रहेगी उसमें, तो हमारी जो हमारी बिक्री है वो भी कम होगी, हमारी सेल कम होगी, एंड प्रॉफिट ऑल्सो बी अफेक्टेड, प्रॉफिट भी अफेक्ट करेगा उसकी वजह से। इन अदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। अलग क्या हो सकता है, द शॉर्टेज और क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वो उनका शॉर्टेज होने की वजह से भी प्राइस क्या होती है, उनकी बढ़ जाती है ना। जब भी कोई चीज़ कम मात्रा में मिलती है तो वो महंगी मिलने लगती है। द फर्म यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग दैम। तो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए प्रोड्यूसर को क्या पैसे, जब शॉर्टेज होगा उस चीज़ का तो पैसे ज़्यादा देने होंगे, तो इवेंचुअली उस प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फाइनल कोटेशन जो फाइनल प्राइस है, तो वो भी हमारा एक तरह से लॉस है, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक सामान को बनाने के लिए कितना कॉस्ट हमारा लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, है ना। सो स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। दो तरह का रिस्क होता है, एक स्पेकुलेटिव रिस्क जिसकी आशा हम करते हैं वो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है, एंड प्योर रिस्क। ठीक, स्पेकुलेटिव रिस्क में बहुत तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी तरह का संभवता हो सकती है, क्या कौन कौन सी, गेन की भी, प्रॉफिट की भी, और नुकसान की भी। ठीक, स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डिमांड और सप्लाई के बढ़ते या घटते की वजह से, चेंज मार्केट कंडीशन के बदलने की वजह से स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क उसका उत्पादन होता है। ठीक है, चेंजेस इन प्राइस ऑफ फैशन, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। अब या तो फैशन चेंज हो गया हो, जैसे कोई भी जीन्स का पैटर्न चेंज हो गया हो तो पुरानी वाली टाइप की जीन्स नहीं बिकेगी, या फिर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, अब उस तरह की नहीं उसको पसंद है, दूसरे तरह की पसंद है, या फिर प्राइस में चेंज हो गया हो। तो ये सब चीज़ें क्या इफेक्ट करती है, डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है, एंड उसकी वजह से क्या अराइज होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क से क्या हो सकता है, हमारा फ़ायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। देन फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेंस वेयर एज अनफेवरेबल वंस मे रिजल्ट इन लॉसेज। जब फेवरेबल मार्केट कंडीशन है, यानी कि जो टेस्ट चेंज हुआ वो मतलब अपने हित में हुआ है, तो फिर गेन होगा। अगर अनफेवरेबल हुआ है, हित में नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, लॉस लाएगा। ठीक, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। जैसे कि किसी अनसर्टेनिटी या किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है, फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये सब एग्जांपल है किसके, प्योर रिस्क के। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति। ठीक, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क या जोखिम जो है वो किससे होते हैं, किसके कारण होते हैं, अनिश्चितताओं की वजह से ना। जो भी व्यवसायिक जोखिम होता है वो किसकी वजह से होता है, अनिश्चितताओं की वजह से। अनसर्टेनिटी रिफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी क्या बोलते हैं, अनिश्चितता किसको बोलते हैं, कि भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में हमें नहीं पता, कि उसकी हमें जानकारी नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़, चेंज इन डिमांड इन प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चेंज, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार, ये सब उदाहरण हैं किसके, अनिश्चितताओं के। ठीक, या फिर इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी विच क्रिएट रिस्क। ये सब क्या करते हैं, जोखिम उत्पादन करते हैं, जोखिम का उत्पादन करते हैं किसमें, बिजनेस में, व्यवसायिक में। बिकॉज द आउटकम ऑफ दिस फ्यूचर इवेंट इज़ नोन इन एडवांस। इनका आउटकम हम सबको पहले से पता है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण होते हैं। इन कारणों के पहले से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनका हमें पहले से ज्ञान नहीं होता, इसीलिए इनको अनसर्टेन बोलते हैं, अनिश्चितता बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जोखिम
हर एक व्यवसाय का, हर एक बिजनेस का एक आवश्यक पार्ट है, एक आवश्यक अंग है। ठीक, एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ जोखिम तो ज़रूर होता है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें जोखिम ना हो, है ना, हर बिजनेस में जोखिम होता है। तो ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, द अमाउंट ऑफ रिस्क जो व्यवसाय में हानि की मात्रा है, जो अमाउंट है, वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। रिस्क कैन बी डिफरेंट होती है, और रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क हम क्या कर सकते हैं, रिस्क का क्या है, जोखिम हम कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, पर ये हम समाप्त नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क, डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ जोखिम की मात्रा जो है वो मुख्य रूप से किस पे निर्भर करती है, वो मुख्य रूप से निर्भर करती है प्रकृति और उसकी बिजनेस का जो व्यवसाय का आकार जो है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आएगा, किस तरह के वस्तुएं बनती हैं और बिकती हैं, एंड साइज ऑफ बिजनेस द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, कितने मात्रा में चीज़ों की, वस्तुओं की उत्पादन होती है और बिक्री होती है, आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जो फैशनेबल आइटम में बिजनेस हो रहा है, जैसे फैशनेबल आइटम जैसे क्लोथिंग का हम एग्जाम्पल ले देते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो टेस्ट, जो फैशन है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है ना। आज इस टाइप की जीन्स है, कल दूसरे टाइप की जीन्स हो गया, इस टाइप की टी शर्ट है, तो उसमें डिग्री ऑफ रिस्क जो है, मात्रा जो है रिस्क जोखिम की वो ज़्यादा है। सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस हैज़ अ हायर रिस्क देन दैट ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। एक बड़ी मात्रा में जो बिज़नेस करते हैं, जो बड़ी वॉल्यूम में बिज़नेस करते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है कंपेरेटिवली किससे, छोटी मात्रा में बिज़नेस करने वालों से। कॉजेज़ ऑफ रिस्क, वजह क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क की वजह क्या क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ आर्थिक कारण जो है, दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये इसमें कौन कौन से आर्थिक कारण में कौन कौन से होंगे, डिमांड, अगर डिमांड में दिक्कत ऊपर नीचे होता है, या फिर कंपटीशन बढ़ गया या कम हो गया, या फिर प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम कस्टमर, चेंज, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तकनीक बनाने की, प्रोडक्ट को वो चेंज हो गई, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का तरीका अगर बदल गया, तो वो सब इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक rise in interest rate for borrowing, levy on higher tax, etc. also come under these type of causes, as they result in higher unexpected cost of operation of business. फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी भी होती है, हाँ, इंटरेस्ट रेट, जो डेट लिए, जो बोरो किए, जो उधार लेने में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और जब टैक्स ज़्यादा बढ़ना होता है, तो वो सब भी इसी रिस्क इकोनॉमिक कॉजेज़ में ही आएगा। Other causes, these are unforeseen events like political disturbances, mechanical failures such as the bursting of boiler, fluctuation in exchange rate, etc. exchange rate में उतार चढ़ाव, या फिर अदर कॉजेज जो देख नहीं सकते, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की कुछ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्या आएगा, राजनीतिक उथल पुथल, या फिर मशीनों में खराबी, या फिर बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर से उतार चढ़ाव, मुद्रा जो मनी एक्सचेंज रेट है वो उसमें ऊपर नीचे होना, ये सब अदर कॉजेज है। एंड नेचुरल कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज़
कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये होंगी तो दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। इनके ज़रिए क्या होता है, जोखिमों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अन्य कारण, ह्यूमन कॉजेज़ हमारा क्या होगा, ह्यूमन कॉजेज़ मानवीय कारण, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू, ठीक। तो इसमें मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेज़ क्या होगा, कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही या अज्ञानता को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कर्मचारी की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता की वजह से होता है। बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधक की अकुशलता, मैनेजर की इनकैपेबिलिटीज़, ये सब हमारा ह्यूमन कॉजेज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव certain objective. Successful results in business depend largely upon the ability of the entrepreneurs or the starters of a new business to anticipate problems and solve them with minimum cost. Starting a new business किसके का व्यवसाय का प्रारंभ करना ठीक उसी प्रकार का काम है जैसे किसी इंसान को विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर उसके प्रयत्नों से किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना, उसके एफर्ट्स के ह्यूमन को स्टार्टिंग बिजनेस क्या है, उसी सिमिलर है किसके तरह, जब एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर एक ह्यूमन एफर्ट उसमें जिसमें रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, वो उससे सिमिलर है स्टार्टिंग अ बिजनेस, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। Successful result in business depend largely upon the ability of entrepreneurs or the starters of a new business to anticipate problem and solve them. Successful कभी होगा, सफल तभी होगा व्यवसाय जब काबिलियत जो है, जो हम बिजनेसमैन की, जो हमारा व्यवसाय, नए व्यवसाय की कुशलता के लिए क्या होता है, उसकी काबिलियत अच्छी होनी चाहिए, किसकी, बिजनेसमैन की। और काबिलियत कैसे समझ में आएगी, हाई प्रॉफिट एट अ मिनिमम कॉस्ट, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए कम से कम खर्चे में, है ना, ठीक। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कंपटीशन इज़ वेरी टफ एंड रिस्क आर हाई। ये मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क बहुत ऊपर होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत कड़ा होता है। Some of the problems which business firms encounter are of basic nature. For example, to start a factory, plan must be made and implemented about such problem as the location. कुछ साधारण बेसिक होते हैं जो हर किसी में होते हैं, जैसे कि कहाँ पे लोकेशन होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ कितने कस्टमर स्टार्टिंग में होंगे, द काइंड एंड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, कैसे कैसे इक्विपमेंट, कैसे कैसे मशीन्स हमें लगानी है, द शॉप लेआउट, दुकान कहाँ पे होगी, परचेजिंग एंड फाइनेंसिंग नीड्स, क्या कितना हमें परचेज़ कितना करना, कितना अमाउंट, और कितना हमें फाइनेंस करवाना है, कितना हमें पैसे की ज़रूरत है, बोरो करना है, कितना उधार लेना है, एंड हायरिंग ऑफ वर्कर्स, कितने लोगों को किस काम के लिए लेना है, कौन लोग किस काम के लिए सही है, ये सब चीज़ें हमारी बेसिक नीड में आ जाएगा। दिस प्रॉब्लम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन अ बिग बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है तो ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाती है और टफ हो जाती है। However, some of the basic factors which must be considered by anybody who is to start the business are as follows. Selection of line of business. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले बेसिक जो नीड है वो समझना है कि हमें कौन सा लाइन लेना है, बिजनेस किस चीज़ में करना है। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर फॉर न्यू बिजनेस इज़ द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप का बिज़नेस लेना है, उस बिज़नेस की, उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है। ही विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हर किसी को उसी में घुसना चाहेगा हर कोई जिसमें
जिसमें पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की, लाभ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जिसमें आ सकता है, ठीक है, उसी इंडस्ट्री में घुसना चाहेगा हर कोई। द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द मार्केट एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। टेक्निकल नॉलेज पे भी डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर की, और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है वो भी सफिशेंट होनी चाहिए बिजनेसमैन के पास, ठीक है। साइज ऑफ द फर्म और द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कितना बड़ा बिजनेस हमें करना है, बहुत बड़ा करना है या छोटे स्तर से स्टार्ट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें लेके चलना है, जिससे स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ हमें डिसाइड करना होता है कि कितना बड़ा हमें साइज़ होना चाहिए हमारा फॉर्म का। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप किस टाइप की होगी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई टाइप की विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओनरशिप 3 तरह की मेनली होती है। सोल प्रॉपर्टीशिप मतलब सिंगल मैन कंपनी, पार्टनरशिप हो गया हमारा 2-3 जब पार्टनर होते हैं, 4-5 जितने भी पार्टनर हो के मिल के खोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पूरी प्रॉपर कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनकी मदद से फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं और फिर वो कंपनी प्रॉपर कंपनी होती है। तो वो चॉइस हमें स्टार्टिंग में ही करना है कि हमें सोल प्रॉपर्टीशिप करना है कि पार्टनरशिप करना है या जॉइंट स्टॉक कंपनी करना है। ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन मेरिट्स, हर किसी का अपना एक फ़ायदा है और एक घाटा है। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर एज द लाइन ऑफ बिजनेस। उसमें चॉइस डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर, जैसे लाइन ऑफ बिज़नेस, क्या लाइन है बिज़नेस की, या कैपिटल कितना चाहिए, लायबिलिटी कितना उधार चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन इज़ ऑल्सो an important factor. It is considered at the start of the business is the place where the enterprise will be located. लोकेशन जहाँ पे भी बिजनेस एंटरप्राइज हमारी स्थापित होगी वो लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकन्वीनियंस इन गेटिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। हल्की सी भी दिक्कत इसमें लापरवाही होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है। अगर सही लोकेशन नहीं है तो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट नहीं मिल सकते। सर्विंग द कस्टमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अगर कस्टमर को सर्व नहीं कर रहे हैं सही से तब भी हमारी दिक्कत हो सकती है। तो लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। Financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. Financing मतलब पैसे लगाने, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को रन करने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है स्टार्टिंग में, और कंटिन्यूस डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए हमें फाइनेंसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूड मशीन्स एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस। फिजिकल फैसिलिटी में क्या हमारा आ जाएगा? मशीन्स, जितनी भी मशीन और जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे, टूल्स, और बिल्डिंग हमारी, सपोर्टिव सर्विसेज, ये सब हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी में हो जाएगा, और ये भी बहुत ज़रूरी है एट द स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस छोटा होगा तो ये सब चीज़ों की मात्रा कम होगी, बिज़नेस अगर बड़ा होगा तो ये सब चीज़ों की मात्रा अकॉर्डिंगली वो भी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। फंड्स कितने हमारे पास हैं उसी हिसाब से हम फिज़िकल फैसिलिटीज़ कि क्या क्या ज़रूरत है वो सब हम आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वो सब फैसिलिटी ले सकते हैं। प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन डिटरमिन्ड द एंटरप्रेन्योर शुड
Draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. Layout means the physical arrangement of machines and इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट. लेआउट मतलब प्रॉपर प्लानिंग, एक लेआउट बनाना प्लांट का. प्लांट मतलब फैक्ट्री का लेआउट बनाना, कहाँ पे कौन सी मशीनरी होगी, कहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स होंगे. और ये फिज़िकल फैसिलिटीज़ के बाद ही आता है ये स्टेज. इसमें हम एक मैप बनाते हैं, मैपिंग करते हैं. उसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक बिल्डिंग के किस कोने में कौन सी मशीन, कौन से इक्विपमेंट और कौन से लेबर्स कहाँ वर्क करेंगे. ये सब लेआउट में आता है. फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए होता है, वो उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर अमाउंट में. जैसे घर में होता है सोफ़ा कहीं पे, बेड कहीं पे, वैसे ही लेआउट में एक लेआउट बनाते हैं, एक प्रॉपर डायग्राम टाइप का बनाते हैं कि कौन सी मशीन कहाँ पे और कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे रखा जाएगा. competent and committed workforce. Every enterprise needs competent and committed workforce. जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो काबिल होने चाहिए, और उससे भी बड़ी बात है वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए उनके अंदर काम करने का. तभी एक इंटरप्राइज विल इन्हेंस एंड फ्लरिशन, वो बढ़ेगी और आगे, और उसके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे. टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट. वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि हम एक्टिविटी जो है उनको फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिजायर्ड आउटपुट, जो हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट, उसको प्रॉपर यूज़ करके उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल सकें. ठीक है, उनका मिस यूज़ ना हो बल्कि उनका प्रॉपर यूज़ हो. टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस. The founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on various decisions. Tax planning is very important. किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारी प्रॉपर इनकम कितनी होगी वो हमें पता चल गया, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है वो भी पता चल जाएगा. तो टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से. अगर वो नहीं हुई तो फिर हमें आगे चल के दिक्कतें हो सकती है फंड ट्रांसफ़र में. एक जब पैसे बांटेंगे एक दूसरे स्टाफ्स को या फिर डेटर्स को या फिर जो बोरोड मनी है उसको देंगे, तो उस टाइम पे उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. देयर आर नंबर ऑफ़ लॉज इन द कंट्री. अलग अलग नियम है टैक्स के हमारी कंट्री में, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस. वो हर एक मॉडर्न नए बिजनेस का क्या करते हैं, उसकी फंक्शनिंग का उसको प्रभावित करते हैं. हर एक स्टेप्स जो हम करते हैं उसके लिए उसको टैक्स प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज. आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन फैक्टर्स हैव बीन टेकन. सारे जो भी अभी तक हम 9 पढ़े हैं, 9 फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स जो पढ़े हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो जब सब कंप्लीट हो गए, 10वां हमारा लॉन्चिंग एन एंटरप्राइज. ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस स्टेज पे हमें अपना जो अपना फॉर्म है, अपना फैक्ट्री, अपना एंटरप्राइज़ है, वो अपना लॉन्च करना, अपना उसको स्थापित करना, उसको स्टैब्लिश करना है. ठीक, आफ्टर डिसीजन रिलेटेड टू हैव बीन टेकन, द एंटरप्राइज कैन गो अहेड विथ एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज विच would mean mobilizing the various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign. जब सारी ऊपर की चीज़ें मीट हो गई, टैक्स प्लानिंग हो गया, फिर हमारा फिज़िकल फैसिलिटीज़ हो गया, हमारा प्लांट लेआउट हो गया, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स हमें मिल गया, लेबर्स मिल गए हमें कॉम्पिटेंट, तो हम चॉइस ऑफ ओनरशिप सेलेक्ट कर चुके हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर चुके हैं, फाइनेंसिंग हमारी कहाँ से होगी वो सब हो चुका है, बिज़नेस की लाइन हम डिसाइड कर चुके हैं, और कितना बड़ा हमारा बिज़नेस होगा वो डिसाइड कर चुके हैं. तो हम इस नेक्स्ट स्टेप में आ सकते हैं जहाँ पे हम अपने आइडिया को प्रैक्टिकल रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि हम जो हमारा आइडिया है बिज़नेस का, उसको हम एक व्यक्तिगत रूप दे रहे हैं. तो हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं, अपना इस्टेब्लिश करते हैं अपने एंटरप्राइज को,
और जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स उसको मोबिलाइज करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, सो दैट इट मे फुलफिल वेरियस फुलफिलिंग जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जितने भी हमें कानूनी कार्रवाई है, वो सब पूरी करने के बाद ही प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सेल्स को इनिशिएट करते हैं और प्रमोशन कैंपेन जिसमें कि हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ये सब चीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर. Hope you have understand. If you have any doubt, you can ask me on my number. These are the summary which we have studied earlier, that we studied. वो है concept and characteristic of business हमने पढ़ा, comparison of business profession and employment पढ़ा, classification of business activities पढ़ा, and objectives of business पढ़ा. ठीक है, with this we have come to an end of our chapter. Thank you and have a nice day.